हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो से हम हिंदी के काव्य खंड के चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हमने गद्य खंड के कंप्लीट 13 चैप्टर्स की वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जहां पे हमने हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसके सब्जेक्टिव यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस और उसके सारांश यानी कि जितने क्वेश्चंस पार्टिकुलर चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को हमने हर एक वीडियो में कवर किया है। तो इसके पहले आप उस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, उन कंप्लीट 13 वीडियोज़ को देख लेना। फिर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं काव्यखंड के फर्स्ट चैप्टर को यानी कि कड़बक को, जो कि लिखा गया था मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। तो इस वीडियो में भी, इस चैप्टर में भी हम इस चैप्टर के कंप्लीट शॉर्ट को, लॉन्ग को और साथ ही साथ इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इसके सारांश को देखने वाले हैं। और इससे, इस चैप्टर से आपके मॉडल पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे और वे सारे क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाते अगर आपने इस चैप्टर को कंप्लीट देख लिया होता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम इसके सारांश को देखने वाले हैं। अब देखो, 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था इस चैप्टर से, जो कि था कड़बक शीर्षक कविता के प्रथम पद का भावार्थ लिखें। तो इसे आप तभी आंसर कर पाते अगर आप सारांश को अच्छे से पढ़ चुके होते। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसे आप 100% कंसंट्रेशन के साथ देखो, क्योंकि हर एक पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको किसी पार्ट को स्किप नहीं करना, क्योंकि एग्जाम इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसे आप किस तरह से आंसर करते, ये सारी चीज़ें हम सारांश में ही देखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम सारांश को। देखो, ये जो चैप्टर है कड़बक, ये चैप्टर को लिखा गया था कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा। और इस चैप्टर में इन्होंने अपनी तुलना चंद्रमा से की है, दर्पण से की है। तो यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उन सारी चीज़ों को हम इसमें कवर करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस भी आपके मॉडल पेपर में पूछा गया था कि कवि ने अपनी तुलना दर्पण से क्यों की है, तो इसे हम सब्जेक्टिव में कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। कवि मलिक मोहम्मद जायसी कड़बक के प्रथम खंड में कहते हैं। तो देखो यहाँ पे प्रथम खंड में ये क्या कुछ कहते हैं इसे हम देखने वाले हैं, कि जिसमें कवि कहते हैं कि वो एक नयन के होते हुए भी गुणवान है। तो ये एक आँख से अंधे थे, यानी कि एक आँख इनकी नहीं थी, ये बस एक ही आँख के थे। तो ये कहते हैं कि मैं एक आँख के होते हुए भी बहुत ही गुणवान हूँ। और ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी कवि वाणी में वो प्रभाव है कि जो भी उनकी काव्य को सुनता है वो मोहित हो जाता है। तो ये जो काव्य को रचते हैं, जो काव्य को ये रचते हैं, ये बनाते हैं, उन्हें पढ़कर जितने भी पाठक होते हैं वे सारे इसे पढ़कर मोहित हो जाते हैं। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार ईश्वर ने संसार में सदोष लेकिन प्रभायुक्त यानी कि दीप्तिमान चंद्रमा को बनाया है, तो ये कहते हैं कि जिस तरह से ईश्वर ने चंद्रमा को बनाया है जिसमें तो बहुत सारे दोष हैं, बहुत सारे दाग हैं, लेकिन फिर भी वो प्रभायुक्त है यानी कि दीप्तिमान है। तो उस तरह से, जिस तरह से भगवान ने चंद्रमा को बनाया है, उसी प्रकार जायसी की कृति उज्ज्वल थी लेकिन उनमें अंग भंग दोष था। तो जायसी की जो कृति है वो भी बहुत ही उज्ज्वल थी, लेकिन उनमें थोड़ा सा अंग भंग का दोष था। वो एक आँख से वो अंधे थे। कवि कहते हैं कि वो समदर्शी थे क्योंकि उन्होंने संसार को हमेशा एक ही आँख से देखा। ये कहते हैं कि ये समदर्शी थे, यानी कि एक तरह से कंप्लीट दुनिया को इन्होंने देखा था। ठीक है, उनका वो आँख दूसरे मनुष्यों की आँखों की तुलना में ठीक उस प्रकार तेज था जिस प्रकार तारागण के बीच उदित हुआ शुक्र तारा। तो तारागण में ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, आप देखते होंगे जो जितने सारे तारे हैं उन सभी तारों में शुक्र तारा का एक अलग ही महत्व है। ये सबसे ज़्यादा दीप्तमान है, सबसे ज़्यादा ये लाइट करता है। तो उसी तरह से जो कवि की आँखें हैं वो औरों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा तेज है, उससे भी ज़्यादा तेज है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों ने इन्होंने इस चैप्टर में कही है। कवि कहते हैं कि जब तक आम के मंजरी में कोयलिया नहीं होता तब तक वो मधुर सौरभ से सुवासित नहीं होता। तो इन्होंने यहाँ पे चर्चा की है कि जिस तरह से जो भी मनुष्य, जो भी नेचर के जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जो जितना ज़्यादा अच्छा है तो उसमें कुछ ना कुछ दोष होता ही है। समुद्र का पानी खारा है इसलिए ये अशुद्ध और अपार है। तो समुद्र का जो पानी है वो भी खारा है और यही कारण है कि वो अशुद्ध है और अपार है, बहुत ज़्यादा है। सुमेरु पर्वत के स्वर्गमय होने का एकमात्र कारण यही है। तो जो हमारा सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत आपको पता होगा कि वहाँ शिव जी ने इसे त्रिशूल से नष्ट किया था। तो सुमेरु पर्वत भी स्वर्णमय इसलिए है क्योंकि वहाँ पे शिव त्रिशूल द्वारा उसे नष्ट किया गया था, जिसके स्पर्श से ही वो सोने का हो गया है। उसी तरीके से कवि ये भी कहते हैं कि जिस तरह से घड़िया, तो घड़िया एक सोने को गलाने वाला ये एक पात्र होता है। ठीक है, जिसमें जब कच्चे धातु को गलाया जाता है उसके बाद वो सोने की तरह चमकदार होता है। तो जिस तरह से घड़िया में कच्चा सोना गलाया नहीं जाता तब तक वो कच्ची धातु, तब तक वो कच्चा सोना जो है वो सोने की तरह चमकदार नहीं होता। तो उसे चमकदार बनाने के लिए भी उसे घड़िया से गलाया जाता है। इसी तरह से कवि अपने संबंध में भी ये गर्व से लिखते हैं कि वे एक आँख के रहते हुए भी दर्पण के समान निर्मल और उज्जवल भाव वाले हैं। यानी कि उनकी एक आँख भले ही नहीं है लेकिन ना होते हुए भी वे दर्पण के समान निर्मल है और उज्जवल भाव रखने वाले इंसान हैं। तो ये सारी बातें इन्होंने इस चैप्टर में कही है, प्रथम खंड में, काव्यखंड के प्रथम खंड में, जो उनका चैप्टर है कड़बक, जिसे लिखा गया है कवि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। प्रथम खंड में इन्होंने ये सारी बातें कही है।
सभी रूपवान व्यक्ति उनका पैर पकड़कर अधिक उत्साह से उनके मुख की ओर देखा करते। और जितने भी रूपवान व्यक्ति हैं ये सारे इनका पैर पकड़कर इनके मुंह की ओर देखा करते और इन्हें नमन करते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें बहुत स्किल्स है। ये जो कुछ भी लिखते हैं उन सभी को पढ़कर जितने पाठक होते हैं वो मोहित हो जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इस बात की ओर संकेत किया है कि जो व्यक्ति के पास कुछ स्किल्स होता है तो इसके कारण जितने भी रूपवान व्यक्ति हैं वो सारे भी उनका गुणगान करते हैं और इन्हें तो सब पैर पकड़कर इनका नमन करते थे। ठीक है, तो ये सारी बातें इन्होंने इस चैप्टर में कही है प्रथम खंड में। तो ये तो हमने प्रथम खंड की सारी बातें को देख ली और इसे आप लोग उस क्वेश्चन में भी आंसर कर सकते थे। हालांकि सब्जेक्टिव की वीडियो मैंने आपको अपलोड कर दी थी। मॉडल पेपर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के कंप्लीट सॉल्यूशन की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप वीडियो सेक्शन में जाना, वहाँ पे आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, फिर आप देख सकते हो उस वीडियो को। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं कि कड़बक के दूसरे खंड में उन्होंने क्या कुछ कहा था। तो कड़बक के दूसरे खंड में कवि कहते हैं कि मैंने इस कथा को जोड़कर सुनाया है और जिसने भी इसे सुना उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है। और इस कविता को मैंने रक्त की लाइन लगाकर जोड़ा है और गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से भिगो कर गीली किया है। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में शॉर्ट का ये भी पूछा जाता है कि रक्त की लई का क्या अर्थ है, तो वहाँ पे आप इसे आंसर करते हो। हालांकि उससे मैं सब्जेक्टिव में भी कवर कर लूँगा। ठीक है, ये मैं आपको एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखाने वाला हूँ क्योंकि वो सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए हम उन्हें सब्जेक्टिव में कवर करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट लाइन है, मैंने ये विचार कर निर्माण किया कि ये शायद मेरे मरने के बाद संसार में मेरी यादगार के रूप में रहे। तो देखो ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने जो कुछ भी रचना की तो उन्होंने ये सोच कर किया है कि जब वो मर भी जाएंगे, इनफैक्ट जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तब भी ये सारी चीज़ें उनकी यादगार के रूप में रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आप रिलेट कर सकते हो। मलिक मोहम्मद जायसी जी अब रहे या ना रहे, लेकिन इनकी जो रचना है ये अमर हो चुकी है। इन्हें अब सब पढ़ते हैं और सब पढ़ने के बाद इन्हें याद करते हैं। तो यही सोचकर इन्होंने इन सभी का निर्माण किया था, इन सभी को बनाया था। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि हिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे राजाएं रहे, लेकिन उनके बारे में आपको कुछ पता नहीं है। कहाँ है वो रतन सेन, कहाँ है राजा रतन सेन, कहाँ है वह सुआ जिसने राजा रतन सेन के मन में ऐसी बुद्धि उत्पन्न की। तो इन सभी के बारे में हमें अभी पता नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने इनकी कोई कहानी पढ़ी नहीं है। अब आपने अलाउद्दीन के बारे में पढ़ा होगा, पद्मावती के बारे में पढ़ा होगा, तो इसलिए कहानी के माध्यम से आप उन सभी को याद कर पाते हो। कहाँ है सुल्तान अलाउद्दीन और कहाँ है वह राघव चेतन जिसने अलाउद्दीन को पद्मावती के बारे में बताया था, पद्मावती के रूप का वर्णन किया था। कहाँ है पद्मावती? कोई भी अब नहीं है, लेकिन उनकी जो कहानियाँ हैं उन कहानियों की बदौलत वो अमर हो चुके हैं। तो इस संसार में अब इनमें से कोई नहीं रहा, लेकिन इनकी कहानियाँ बाकी बची हुई है जिनके कारण हम इन्हें याद कर पाते हैं। और कवि कहते हैं, कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी ये कहते हैं कि वो मनुष्य, वो पुरुष धन्य होता है जिसकी कृति और प्रतिष्ठा उसके मरने के बावजूद यानी कि उसके मुरझा जाने के बावजूद सुगंध देते रहती है, यानी कि उसकी कृति और प्रतिष्ठा बनी रहती है। तो इस संसार में, इस समस्त सृष्टि में यश ना तो बेचा जाता है और ना ही खरीदा जाता है, बल्कि आप सभी को पता है यश अच्छे कर्मों से कमाया जाता है। तो उसी तरीके से कवि कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वह हमें 2 शब्दों में याद जरूर रखेगा। तो जो कोई भी पाठक मेरे इस कहानियों को पढ़ेगा वो मुझे याद जरूर रखेगा, जिस तरह से हमने इन्हें याद कर लिया। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कड़बक के रचयिता कौन थे, तो आप सभी आंसर करना कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी। तो इसलिए आपको याद रखना ज़रूरी है ताकि एग्जाम में आपके मार्क्स फुल आ सकें। ठीक है, तो अब हमने इस चैप्टर के कंप्लीट सारांश को देख लिया है। अब हम इस चैप्टर के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो देखो मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं वो है प्रेम मार्गी शाखा के कवि, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। और देखो काव्यखंड के सेकेंड चैप्टर में ही हम पढ़ने वाले हैं पद, जो कि सूरदास के द्वारा लिखा गया था। तो जो सूरदास जी हैं वो कृष्ण मार्गी शाखा के कवि हैं। तो इसे आप लोग याद रखना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं वो हैं प्रेम मार्गी शाखा के कवि। ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जायसी ने अपनी एक की तुलना किससे की है? तो जायसी जी ने, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इन्होंने अपनी एक की तुलना दर्पण से की है। जिस प्रकार से दर्पण निर्मल होता है और उज्ज्वल होता है, उसी प्रकार से जायसी जी ने अपनी तुलना की है कि वो भी निर्मल और उज्ज्वल स्वभाव वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कड़बक में कौन सी बात पाई जाती है? तो कड़बक में प्रेम की महिमा को बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है, जायसी की रचना भाषा है। तो जायसी जी ने अवधी भाषा में अपनी रचना की थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो देखो प्रेम के पीर, इसके कवि जायसी जी ही हैं और आपको पता है जायसी जी हैं वो प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे।
तो प्रेम के पीर इन्हें किसने रचा था? इसे रचा था जायसी जी ने। और जायसी जी जो हैं वो जायस में जन्म लिया था। इनका जन्म स्थान कहाँ है? इनका जन्म स्थान है जायस, जो कि आप 6 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हो। जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जायसी का जन्म हुआ था जायस में, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अब 7 नंबर क्वेश्चन है, तसव्वुफ का क्या अर्थ होता है? तो संत सूफी का जो मत होता है उससे हम कहते हैं तसव्वुफ, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तसव्वुफ का अर्थ सूफी मत होता है। फिर अब 8 नंबर क्वेश्चन है, पद्मावत के रचनाकार कौन है? तो पद्मावत के रचनाकार भी मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, कड़बक के रचनाकार कौन है? तो जो मैंने आपको सारांश के लास्ट में बताया था कि कड़बक के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब 10 नंबर क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 में हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई थी 56 साल की उम्र में 1548 में, जो कि आपको 11 नंबर क्वेश्चन में दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म 1492 में हुआ था, वही इनकी मृत्यु हो गई थी 1548 में, यानी कि 56 वर्ष की उम्र में। ठीक है, फिर अब 12 नंबर क्वेश्चन है, आखिरी कलाम की रचनाकार कौन है? तो आखिरी कलाम इसके रचनाकार भी जायसी जी ही हैं, तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 13 नंबर क्वेश्चन है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम मलिक शेख यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वही इनके गुरु का नाम शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद जायसी की वृत्ति क्या थी? तो रंभ में जायस में रहते हुए ये किसानी करते थे, फिर बाद में इन्होंने अपना पूरा जीवन फ़कीरी में बिताया और बचपन में ही अनाथ साधु फ़कीरों के साथ ये भटकते हुए अपने जीवन को बिताए थे और इस तरह से ये फ़कीर बन चुके थे। तो यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए हुए ये सारे सत्य हैं, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहम्मद जायसी की वृत्ति ये तीनों थी। ठीक है, ये स्टार्टिंग में ये किसानी करते थे, फिर इन्होंने फ़कीरी में अपना पूरा जीवन बिताया, तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 50 नंबर क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था? तो जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर ये गुरु थे इनके, मलिक मोहम्मद जायसी जी के। तो अब हमने इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कवर कर लिया है और ये सारे क्वेश्चंस, इनमें से कई सारे क्वेश्चंस आपके मॉडल पेपर में पूछे गए और बहुत सारे क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सारे ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद रखना, इनमें से कोई भी क्वेश्चंस 2 या 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर के कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो सब्जेक्टिव का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कवि ने अपनी एका की तुलना दर्पण से क्यों की है? तो इसे हमने सारांश में अच्छे से कवर किया था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और साथ ही साथ इस बार क्या आपके मॉडल पेपर में भी पूछा गया था। तो देखो इसके अब आंसर को देखने वाले हैं। ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया था कि कवि ने अपनी आँख की तुलना दर्पण से इसलिए की है क्योंकि ये मानते हैं कि वे खुद दर्पण के समान निर्मल और उज्ज्वल स्वभाव वाले इंसान हैं। तो देखो कवि ने अपनी एका की तुलना दर्पण से इसलिए की है क्योंकि दर्पण स्वच्छ व निर्मल होता है, उनमें मनुष्य की वैसी ही प्रतिछाया दिखती है जैसा वो वास्तव में होता है। तो जिस तरह से जो दर्पण होता है वो मनुष्य की वैसी ही छाया दिखाता है, वैसा ही प्रतिबिंब दिखाता है जिस प्रकार वो होता है, उसमें वो कोई फिल्टर नहीं करता। जो दर्पण है वो किसी तरह का इंस्टा का फिल्टर वहाँ पे नहीं दिखाता, बल्कि जिस तरह से इंसान है उसका स्वाभाविक, उसका वास्तविक रूप जो दर्पण है वो दिखाता है। सेम उसी तरह से कवि खुद को दर्पण के समान स्वच्छ व निर्मल मानते हैं। वे मानते हैं कि वे खुद भी बाहरी दिखावे से दूर रहते हैं और जिस प्रकार से दर्पण स्वच्छ व निर्मल है उसी प्रकार से कवि भी है, वे खुद को ऐसा ही मानते हैं। उनके हृदय में जरा सा भी दिखावा नहीं है और उनके इस निर्मल भाव के कारण ही, और उनके जो निर्मल भाव है यानी कि उनके मन में कोई मैल नहीं है, इसी के कारण जितने बड़े बड़े रूपवान लोग हैं वो भी कवि के चरण छूते हैं और इन्हें नमन करते हैं। तो ये सारे गुण जो इन्होंने बताए इस चैप्टर में, किस चैप्टर में? कड़ब के चैप्टर में। किन्होंने? कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी ने। इन्होंने बताया कि जो बड़े बड़े रूपवान लोग हैं वो भी इनके चरण को छूते हैं, इनके पैर को छूते हैं और इन्हें प्रणाम करते हैं, इन्हें नमन करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसे हमने डिटेल में देख लिया। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जायसी अपने कड़बक में कलंक, कांच और कंचन के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? तो देखो जायसी जी ने कड़बक के चैप्टर में कलंक, कांच और कंचन इन 3 वर्ड्स का यूज किया था, तो इसका क्या अर्थ हुआ इसे हम देखने वाले हैं। और इन तीनों को मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन मैंने आपको कलंक, कांच और कंचन इन 3 वर्ड्स का यूज नहीं किया था, तो इसलिए इसे हम डिटेल में देखने वाले हैं क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखो जायसी ने कलंक, कांच और कंचन के माध्यम से जो कुछ भी अर्थ व्यक्त किया है इसे हम देखने वाले हैं।
सबसे पहले जो काले धब्बे के कारण चंद्रमा कलंकित होता है, वो भले ही कलंकित हो लेकिन फिर भी वो अपने प्रकाश से उस धब्बे को छिपा लेता है, यानी कि अपनी दीप्ति से, अपनी प्रदीप्ति से, अपने प्रकाश से जो चंद्रमा होता है वो अपने धब्बे को छिपा लेता है। ठीक उसी प्रकार जो गुणवान मनुष्य होते हैं, जो गुणीजन होते हैं, वो अपने कृति के प्रकाश में अपने एक आध दोष को छिपा लेते हैं। जिस प्रकार मलिक मोहम्मद जायसी जी ने छिपा लिया, वो एक आँख से अंधे थे बट फिर भी उन्होंने अपने काव्य की रचना से, उन्होंने अपनी कृति से इस दोष को भी छिपा लिया था। तो यहाँ पे इन्होंने इसे बताने का मर्म इनका मेन यही था, यानी वो ये बताना चाहते थे। फिर अब सेकेंड लाइन आप देख सकते हो कि जिस तरह से शिव के त्रिशूल द्वारा प्रहार किए जाने पर सुमेरु पर्वत जो था वो कंचन का हो गया था, ठीक उसी प्रकार अगर हम सज्जनों की संगति में रहेंगे, अगर हम सज्जनों के साथ रहेंगे तो दुर्जन से दुर्जन मनुष्य भी श्रेष्ठ मानव बन सकता है। यानी कि यहाँ पे उन्होंने संगति का असर के बारे में वर्णन किया है कि जिस तरह से शिव के त्रिशूल लगने पर सुमेरु पर्वत जो था वो कांच का हो गया था, वो कंचन का हो गया था, उसी प्रकार सज्जनों की संगति में रहकर हम जो दुर्जन मनुष्य भी होते हैं वो भी श्रेष्ठ मानव बन सकते हैं। ठीक है। फिर अब थर्ड पैराग्राफ है, घड़िया में डालकर कांच जब तपाया जाता है तभी उसमें सोना निकलता है। ठीक इसी प्रकार इस संसार में मानव संघर्ष, कष्ट, तपस्या, त्याग से ही श्रेष्ठता प्राप्त कर पाता है। अर्थात कुछ पाने के लिए पहले घड़िया में तपना पड़ता है, गलना पड़ता है। तो ये तो आप सब जानते हो कि अगर आपको कुछ अच्छा करना है, अगर आपको कुछ अच्छा बनना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको तपना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने इस क्वेश्चन पेपर में देख ली और यहाँ पे हमने जो जायसी जी ने कड़बक में कलंक, कांच और कंचन का वर्णन किया था, इसके माध्यम से भी क्या कुछ कहना चाहते थे वो सारी चीज़ें अब हमने देख ली। तो अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है भाव स्पष्ट करें। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाता है और यहाँ पे आपको लाइन को एक्सप्लेन करना रहता है। और मैंने आपको एक जनरल प्रिंसिपल बता दिया है कि जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए जहाँ पे आपको लाइन को एक्सप्लेन करना रहे, तो सबसे पहले आप ये बताओ कि ये जो लाइन है ये किस चैप्टर से लिया गया है, और उसके बाद आप ये बताओ कि ये जो चैप्टर है वो किसके द्वारा रचा गया है। उसके बाद आप ये बताओ ये लाइन उन्होंने कब कुछ कहा था, और फिर आप ये बताओ कि इस लाइन में उन्होंने क्या कुछ कहा था। यानी कि फिर लास्ट में आपको उस लाइन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है। तो देखो, ये पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक घरिया जो कि सोने गलाने वाला पात्र होता है, मैंने आपको सारांश में बता ही दिया, जब तक घरिया में कच्चा सोना गलाया नहीं जाता तब तक वो कच्ची धातु, तो वो जो कच्ची धातु होती है जब तक उसे हम गलाते नहीं हैं तब तक वो चमकदार सोना नहीं बन पाता। तो ये सारी चीज़ें इस लाइन में कही गई थी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या आंसर होगा ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है ऑलरेडी सारांश में भी, तो इसे आप लोग इजीली आंसर कर सकते हो। फिर अब 4 नंबर क्वेश्चन है, रक्त के लई का क्या अर्थ है। तो रक्त के लई, इसका क्या अर्थ है, ये जो शब्द इन्होंने यूज किया था इस चैप्टर में, इसका अर्थ क्या हुआ। तो देखो, कविवर जायसी जी कहते हैं कि मैंने इस कथा को जोड़ कर सुनाया है, यानी कि रच कर सुनाया है, और जिसने भी इसे सुना, जिसने भी इस कथा को सुना है उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव जरूर से जरूर हुआ होगा। और इस कविता को मैंने रक्त की लाइन लगाकर जोड़ा है, और ये जो गाढ़ी प्रीति है, गाढ़ी प्रीति को मैंने अपने आंसुओं से भिगो भिगो कर गीली कर दिया है। तो यहाँ पे इन्होंने इस कथा में अपने सारे इमोशंस को डालने का भरपूर कोशिश किया है, इसका मतलब ये हुआ। तो रक्त के लिए का क्या अर्थ है, इस क्वेश्चन को भी मैंने डिटेल में देख लिया है। और अब 5 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद यही जोरी सुनावा, यहाँ कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है। तो मोहम्मद यही जोरी सुनावा, इसका क्या अर्थ हुआ, जोरी का क्या अर्थ हुआ, जोरी का अर्थ हुआ रचकर, यानी कि मैंने ये काव्य रच कर सुनाया है। ठीक है। तो मोहम्मद यही जोरी सुनावा में जोरी का प्रयोग कवि ने रचकर अर्थ में किया है, और यानी कि इसका लाइन का अर्थ हुआ कि मैंने ये काव्य रचकर सुनाया है। ठीक है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता था ऑब्जेक्टिव में भी कि जोरी का क्या अर्थ हुआ, तो आप आंसर कर सकते हो कि जोरी का अर्थ हुआ रचकर। ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन को भी हमने देख लिया। तो अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, धनी सुपुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। तो ये जो लाइन है, ये लाइन का क्या अर्थ हुआ, इसे अब हम देखने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको सबसे पहले ये आंसर करना है कि ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया था, फिर आपको ये बताना है कि इस चैप्टर के कौन राइटर थे, यानी कि इस चैप्टर को किसने रचा था, फिर आपको इस लाइन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है। तो देखो, ये पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि वो पुरुष वो धन्य है जिसकी कृति और प्रतिष्ठा इस संसार में और उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार उसके मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध रह जाता है। तो जो मैंने आपको सारांश में बताया था कि कवि जो है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी ये कहते हैं कि जो मनुष्य मरने के बावजूद, यानी कि मुरझाने के बावजूद, जिस मनुष्य का सुगंध बरकरार रहता है, जिस मनुष्य की कृति, उसकी प्रतिष्ठा बनी रहती है, वो मनुष्य धन्य होता है। तो ये सारी बातें इन्होंने इस लाइन में बताया था। ठीक है। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु,
फूल मरे पे मरे ना बासु, यानी कि वो फूल तो मर गया है लेकिन उनका जो यश था वो अभी भी सुगंधित दे रहा है, वो अभी भी सुगंध दे रहा है। तो इसका ये अर्थ हुआ। ठीक है, तो अब हमने काव्यखंड के प्रथम चैप्टर को कंप्लीट कवर कर लिया है। यहाँ पे हमने इस चैप्टर के कड़वा के चैप्टर की कंप्लीट सारांश को, इसके कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चंस को और इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया। और हमने इसके ऑब्जेक्टिव को भी बीच में कवर कर लिया था। लगभग 15 से 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हमने कवर किया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो को देखने के बाद अब जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन को आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, ताकि जितनी ज़्यादा तेज़ी से आप इस वीडियो को शेयर करोगे उतनी जल्दी से हम सारे कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करते जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।